नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे K1 स्टडी चैनल में प्रैक्टिस सेट 4th के साथ। तो फिर आज हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड के 6 क्वेश्चंस को लेके एक बार फिर शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के 6 क्वेश्चंस को लेकर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्दे की रानी उपन्यास है। तो बताना है आपको इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है। पहला ए क्वेश्चन है तारा पांडे, बी क्वेश्चन है ईला चंद्र जोशी, सी क्वेश्चन है वीरेंद्र डंगवाल और ऑप्शन नंबर डी है मोहन कुकरेती। तो बताइए सही आंसर क्या है इसका। पर्दे की रानी उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईला चंद्र जोशी। तो ईला चंद्र जोशी जो है इसका सही आंसर है। तो ईला चंद्र जोशी जी का एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है। और इस उपन्यास का जो मेन किरदार है वो कौन है, इंद्रमोहन। जो ये भी ध्यान में रखना है कि इस उपन्यास का जो एक मेन कैरेक्टर है वो है इंद्रमोहन। और ये जो है ईला चंद्र जोशी का एक उपन्यास है। तो ये भी याद रखना है। कभी कभी ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि पर्दे की रानी, ईला चंद्र जोशी का पर्दे की रानी क्या है, उपन्यास है, संस्मरण है या नाटक है। तो ये ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है पर्दे की रानी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए है 2009, ऑप्शन नंबर बी 2010, ऑप्शन नंबर सी 2011 या डी 2012। तो क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2010। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना जो है 2010 को की गई। तो 2010, वो भी 10 फरवरी 2010 को की गई थी। और किस मकसद से, ये राज्य में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देना और उनका विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह है, प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्रगल्भ के जो पर्यायवाची शब्द है, इन ऑप्शन नंबर 4 में से 3 प्रगल्भ के पर्यायवाची शब्द हैं और एक जो है वो नहीं है। वो नहीं वाला हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 विख्यात, ऑप्शन नंबर बी अहंकारी, ऑप्शन नंबर सी अभिमानी और ऑप्शन नंबर डी दम्भी। तो कौन सा नहीं है। तो प्रगल्भ का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है, विख्यात। यानी विख्यात मतलब प्रसिद्ध। और प्रगल्भ के जो पर्यायवाची शब्द है वो है अहंकारी, अभिमानी, दम्भी। जो घमंडी टाइप का होता है यानी प्रगल्भ होता है वो। तो ये बी सी डी जो है प्रगल्भ के पर्यायवाची है और ऑप्शन नंबर ए जो सही है विख्यात, ये प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें कौन सी धातु कहा जाता है। मतलब अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होना चाहिए। अकर्मक बोलते हैं जिन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, और सकर्मक जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है। तो अकर्मक जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है फिर भी वाक्य जो है उपयुक्त लगता है। सकर्मक में अगर कर्म नहीं होगा तो वाक्य अधूरा लगेगा। तो बताना है इसमें जो है कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए मूल धातु, बी यौगिक धातु, सी प्रणर्थक धातु और डी उभय विद धातु। तो कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उभय विद धातु, उभयनिष्ठ, जो अकर्मक में भी है और सकर्मक दोनों रूपों में है। आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ बूंद, कण, शून्य, चिन्ह आदि हैं। तो इनमें बताना है। ए बी सी डी, ए बिंदु, बी बट्टा, सी बिंदी, डी मुद्रा। ये अनेकार्थक शब्द हैं और इन अनेकार्थक शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जिनके अर्थ बूंद, कण, शून्य, चिन्ह है। तो बताइए कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिंदु। बिंदु के जो अर्थ होते हैं वो बूंद होता है, कण होता है, शून्य होता है और चिन्ह होता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, हिंदी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बताइए इन 4 ऑप्शंसों में से सही शब्द जो है वो कौन सा है। शुद्ध शब्द, अभियांत्रिक,
बी आभ्यंतरिक, सी अभ्यंतरिक और डी आभ्यंतरिक। तो कौन सा सही शब्द होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आभ्यंतरिक। बोलते हैं ना आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक का मतलब जो होता है वो होता है आपका अंदरूनी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आभ्यंतरिक जो है इसका सही अर्थ मतलब शुद्ध शब्द है, जो बोलते हैं भीतरी अंदरूनी, मतलब अंदर के हिस्से से संबंध रखने वाले को हम आभ्यंतरिक बोलते हैं। तो ये हिंदी के 6 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ, वो है उत्तराखंड। तो इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खोले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मई, बी अप्रैल, सी अगस्त या डी जनवरी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मई। मई से जो है बद्रीनाथ के धाम के जो है कपाट खुल जाते हैं। कब तक? नवंबर के महीने तक। तो मई से लेकर नवंबर के महीने तक ये खोले जाते हैं। तो इसको सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है मई। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है मई में खुल जाते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विज्ञान धाम उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी देहरादून या डी रुड़की। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? देहरादून। देहरादून में जो है विज्ञान धाम है। किस लिए है? विज्ञान धाम में क्या होता है? जो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2002, सी 2004 या ऑप्शन नंबर डी 2006। बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र 2002 से आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी गंगोत्री या डी अमरनाथ। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ। केदारनाथ जो है गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो गौरीकुंड तक इसमें जाते हैं, गौरीकुंड तक सवारी, और गौरीकुंड के बाद जो है पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ तक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन किया गया है? किस पुस्तक में? तो ए शाहनामा में, जहांगीरनामा में, कल्याण चंद्रोदय में या राजतरंगिणी में। बताइए। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन किया गया है। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी पुस्तक में इस चीज का जिक्र किया गया है। सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन। तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित किया? गिरिजादत्त नैथानी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, विक्टर मोहन जोशी या तारादत्त गैरोला। किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था, प्रकाशित किया था बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ये कहाँ के हैं? बैरिस्टर मुकुंदीलाल जो है चमोली गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है, और ये तरुण कुमाऊं के संपादक भी हैं और संस्थापक भी हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो उत्तराखंड के 6 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। अब 6 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान ज्ञान के लेते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जानकी अम्मा, बी कल्पना चावला, सी अदिति पंत या डी रितु कारीधाल। तो कौन सा सही आंसर है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रितु कारीधाल। ये भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भारत की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। 1997 से ये इसरो से जुड़ी हुई भी हैं और भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में ये मदद कर रही हैं। तो इसका जो सही आंसर है, रॉकेट वुमेन के नाम से रितु कारीधाल को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना पर है? निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना पर है? तो बताना है।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना किस पर है? अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बीपीएल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए? तो कौन सा सही आंसर है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बीपीएल। बीपीएल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना आरवीआई जो है की मदद से क्या है, बीपीएल श्रेणी के जो वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक जो है सहायता दी जाती है इसमें, और साथ साथ सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं, वो भी मुफ्त में। और सहायक उपकरण से मतलब शारीरिक सहायता, मतलब कोई भी रोगों की जो है मुफ्त इलाज, और जो है सहायक उपकरण का मतलब है कि जैसे कोई भी उनके क्या बोलते हैं, बैसाखी देना, व्हील चेयर, चश्मे, या कोई कान में सुनने वाली मशीन है, इस तरीके से उनको मुफ्त दिए जाते हैं। तो बीपीएल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? असहयोग आंदोलन से प्रभावित था, वो कौन सा ऐसा आंदोलन था? ए खेड़ा का किसान आंदोलन, बी चंपारण का किसान आंदोलन, सी रायबरेली या फैजाबाद का किसान आंदोलन, या डी बारडोली का किसान आंदोलन? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली या फैजाबाद का किसान आंदोलन। ठीक है ना, ये जो था वो रायबरेली और फैजाबाद का किसान आंदोलन जो असहयोग आंदोलन से सीधे प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है, किस चीज में निहित है ये? ए राष्ट्रपति में, बी लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में, या मंत्रिमंडल? तो जो भारतीय संविधान का पूरा अभिभावकत्व जो निहित होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय में। वो जो हाँ, वो जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय में निहित रहता है। तो इसका जो चौथे का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, यानी क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? बताना है। ए केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय, केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, या फिर उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जाती है? तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में PIL प्रस्तुत की जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है सामान्य ज्ञान का अंतिम क्वेश्चन, छठा। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित होता है? ए विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीकों से उगाना, बी रबी के साथ खरीफ फसलों को उगाना, सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, या डी फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी, क्या है ये ऑप्शन? सब्जियों को भी, या दोनों साथ साथ? तो बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। तो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, हाँ, तो ये इसका जो सही आंसर है। तो छठे का जो है सी जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये पूरा हो चुका है, सामान्य ज्ञान के 6 क्वेश्चंस भी पूरे हो चुके हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।